हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आज 3 अगस्त हो चुका है। ओनली 2 days आर रिमेनिंग। क्या बैकलॉग का स्टेटस क्या है भाई? क्या कंप्लीट हो पा रहे हैं? कल का जो आपको होमवर्क दिया गया था, रेस नंबर 24 और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस दी गई थी, क्या वो आपका कंप्लीट हो गया है? क्या वो आपका कंप्लीट हो गया है? ओके, नाइस, वंडरफुल। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 10th का रिजल्ट आ गया है। क्या ये बात सच है क्या? आने वाला है? ओके ओके, चलिए बढ़िया है। मेरी तरफ से पहले से ही आपको बेस्ट ऑफ लक। इस जनरेशन में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, बिना पेपर दिए रिजल्ट आ गया भाई लोगों का। और ऐसा भी नहीं है रिजल्ट खराब आएगा, बढ़िया आएगा भाई। अब 95% आएगा लोगों का रिजल्ट बिना पेपर दिए। सही है सही है। लोग कह रहे हैं धक धक हो रही है, अभी जब पेपर ही नहीं दिए तो धक धक काय बात की हो रही है? फ्री में मिल रहा है, जितना मिल जाए चुपचाप ले लो ना। आईसीएससी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का आना बाकी। चलिए बढ़िया है। देखिए रिजल्ट तो फर्जी है मेरे लिए, तो बिना पेपर दिए रिजल्ट तो उस दिन आएगा जिस दिन 2023, उस दिन देखेंगे भाई तुम लोगों का जलवा क्या है। 2023 जेई एडवांस, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है और कौन कितना रियलिटी शो कर रहा है। जब होगा ना इस तरीके से एंटर का क्लिक, और उस दिन क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो एकदम से जो वेबसाइट है वो हैंग होने लग जाती है, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो शुरुआत के 1 आवर तो रिजल्ट बहुत धीरे धीरे ओपन होते हैं। मतलब अगर आप एंटर दबा दोगे तो 3 से 4 मिनट तक तो वो ब्राउज होता रहेगा, ये घूमता रहेगा। और उस समय भाई जीवन में फील होता है, दिल की धड़कन एक एक सुनाई दे रही होती है, धक धक धक। और फिर 4 मिनट बाद स्क्रीन पे लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are selected for IIT JEE. Your AIR All India rank is this. बस फिर लगता है बस हो गया कल्याण। 2 साल जो फ्रस्ट्रेशन रहा, 2 साल जितनी टेंशन ली, उस दिन लगता है बस सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। अब तो सीधे ऋषिकेश चले जाएंगे, क्यों भाई? चलिए आगे स्टार्ट किया जाए भाई। हाँ, मुझे यार तुम लोगों ने यार परेशान कर दिया यार। वो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया, आप लोग क्या है कि पता नहीं सोते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। जिस दिन चैनल बनाया था उसी दिन आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वही बात है, हर कोई लाइव क्लास अटेंड करता नहीं है तो उसको पता नहीं रहता। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या अभी भी वो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं लगातार। ठीक है, जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। मैं एक बार लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ, अभी भी कोई ज्वाइन ना हो तो भैया ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मेरे पास इतना वक्त तो होता नहीं है कि तुम्हारे इंडिविजुअल हर मैसेज का मैं रिप्लाई करूं यार। तो इस बात का थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक, और देखिए अब आपको मेरा नंबर मिल गया है, कांटेक्ट नंबर। बहुत रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने, मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया, ठीक है? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना। मैं देखता हूँ कि रोज स्टूडेंट्स पता नहीं कुछ भी टाइप करते रहते हैं, कुछ भी अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स रेगुलरली मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स के मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ यार। आप प्रैक्टिकली खुद सोचो, आपके फेज में इतने स्टूडेंट हैं, ऐसे 4 फेज चल रहे हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। तो थोड़ा सा इस बात की कद्र करो, थोड़ा सा ये डिस्टेंस मेंटेन रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं लगभग 95% बातें आपकी क्लास के दौरान ही डिस्कस करता रहता हूँ, फिर भी आप लोग रेगुलरली मैसेज करते हैं। आप मैसेज तभी किया करें जब ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो, अदरवाइज आप फालतू में
कोई भी मैसेज मत किया करें मुझे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। इससे क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैसेज जो होते हैं मैं उनको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता। अब आप सोचिए, सपोज मैंने टेलीग्राम ओपन किया और उसमें मुझे एक साथ 100 मैसेज दिखाई देंगे, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कह रहे हैं 2000 स्टूडेंट, 2000 नहीं, अबाउट 5000 स्टूडेंट करेंटली मैं टीच कर रहा हूं, करेंटली। ठीक है, आपके इसकी तो स्ट्रेंथ फिर भी कम है। ठीक है, जो लीडर के फेजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ 800 to 900 है। ठीक है, और रिकॉर्डेड की तो आपको पता ही है, वो तो अनलिमिटेड है। ठीक है, रिकॉर्डेड तो एक साथ पता नहीं कितने सारे लोग देख रहे होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा इस बात की कदर करें। आप लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरे चैलेंज को भी समझें। ठीक, तो आज की क्लास में डिस्कशन भी काफी है, तो डिस्कशन भी हमें करना है। ठीक है, और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दिस न्यू चैप्टर, मैं आपको बता देता हूं कि अगले 10 से 15 मिनट आप नोट्स में कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक है, मैं जो आपको बताऊं उस सारी बातों को आपको सुनना है, समझना है। ठीक है, जो भी आम चर्चा होगी उन सभी चीजों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। NLM, NLM ये शॉर्ट फॉर्म है आलसी लोगों के लिए। जो लोग आलसी हैं उनके लिए शॉर्ट फॉर्म है NLM। वैसे तो इसका नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात जो कि अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अब तक की आपने जो फिजिक्स पढ़ी, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से पहले आपने वेक्टर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर फिजिक्स कहां से स्टार्ट होती है, तो मेरे हिसाब से इवन हर वो इंसान जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए फिजिक्स यहां से स्टार्ट होती है। इससे पहले आपने जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ी, ठीक है, अगर उसकी हम चर्चा करना चाहें, इससे पहले आपने जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ी, काइनेमेटिक्स में 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, हकीकत में वो फिजिक्स है ही नहीं। अगर आप देखें तो आपने काइनेमेटिक्स में फिजिक्स प्लस मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व किया था। फिजिक्स थी लेकिन फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स थी। तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट। अब आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इससे पहले अगर किसी को ये लगता है कि सर मैंने अपना 100% नहीं दे पाया, या सर मेरी अभी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, या सर सपोज मुझे फिजिक्स में कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं हो पाते हैं, जैसे लोगों की कंप्लेन आती है कि सर मुझे इंक्लाइंड प्लेन में दिक्कत हो रही है, सर मुझे रेन मैन वाले प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस मुझे तुरंत क्लिक नहीं कर रहे हैं, सर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। इस तरीके के काइनेमेटिक्स में कुछ अलग अलग तरीके की लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई होंगी। ठीक है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी कि उस काइनेमेटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, वैसे तो मैथ्स थी लेकिन आई हैव ट्राइड कि आपका उस काइनेमेटिक्स में भी इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए थोड़ा सा उस काइनेमेटिक्स को मैंने एंटरटेन करते हुए आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, लेकिन खास बात पता है क्या है? अगर आज भी आप लोग अपना t बराबर 0 सेट कर दें, मतलब अगर आपको काइनेमेटिक्स में वो सारी चीजें नहीं भी आती हैं, कोई अगर मुझसे कहे कि सर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना नहीं जानता, मुझे यहां पर ये दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है भी, तो अब इसका यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फिजिक्स। बस काइनेमेटिक्स के बेसिक टर्म्स आपको आने चाहिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तो आपको आती ही है, इसमें तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें तो आपको आती ही हैं, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब फिजिक्स का वो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि पूरी फिजिक्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, और हम ये कह सकते हैं दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल चैप्टर ऑफ अ फिजिक्स। अगर कोई मुझसे ये बोले कि सर इस चैप्टर से जेईई एडवांस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कहूंगा कि जेईई एडवांस में डायरेक्टली इस चैप्टर से तो एक आध ही क्वेश्चन आता होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आने वाले अगले 5 से 6 महीने तक हर चैप्टर में यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके बाद आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएन, इस तरीके के 11th में बहुत सारे चैप्टर, और इसी तरीके से 12th में भी जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। मतलब बिना एनएलएम के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पर इस चैप्टर का यूज नहीं होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर में यूज होने वाले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अदर चैप्टर्स में यूज किया जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता तो वो आगे की फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। मतलब अगर उसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं आता तो उसे आगे की फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है भाई, बिल्कुल। इससे पहले आपने कैसे फिजिक्स पढ़ी है, क्या स्ट्रेटेजी रही, आपने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, आपका कुछ पेंडिंग वर्क है, उसको इस चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। जस्ट सेट योर t इक्वल्स टू 0। आप तो ये सोच लो कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है और अगर आज से भी तुमने पूरी जी जान से पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब फिजिक्स तुम्हारे लिए धीरे 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 बहुत आसान होती चली जाएगी। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, लेकिन फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ पे अब थ्योरी भी बहुत आएगी। जैसे काइनेमेटिक्स में थ्योरी कम थी, न्यूमेरिकल्स ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा खासा होगा, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। लोगों को लगता है कि जेईई एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बहुत टफ क्वेश्चंस करके ही जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आती है। ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है जो जेईई एस्पिरेंट्स को शायद समझ नहीं आती। जेईई एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि उन्हीं स्टूडेंट्स से हो सकते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है। और फंडामेंटल बहुत क्लियर करने के लिए आपको क्लास में पढ़ाई गई हर छोटी से छोटी बात को याद रखना पड़ेगा। आपको क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे घर जाकर के आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना होगा। क्योंकि अगर आज मैंने कुछ भी आपको पढ़ाया और आपने घर जाकर के उसको रिवाइज नहीं किया, तो पता है एक दिन बाद आपको सिर्फ मेरी बताई हुई बातों में से 50% बातें ही याद रहेंगी। और अगर 2 से 3 दिन आपके ऐसे ही निकल गए तो 5 दिन बाद मेरी बताई हुई आपको कोई भी बात याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप घर जाकर के क्लास नोट्स को रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं, आप हर डायरेक्शन में और कौन कौन से इसके ऑल्टरनेटिव वे या अप्रोच हो सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है उसके बारे में सोचते हैं। तो यही तो फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं फिजिक्स की। अगर आप फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं तो जेईई एडवांस की मंजिल आपके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। अब फिजिक्स स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, ठीक, क्योंकि अब आज के बाद अगले लेक्चर्स में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो आपकी आगे की पूरी फिजिक्स में यूज होगा। जैसे इससे पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो वहीं पे समाप्त हो गया, उसका अब आगे की फिजिक्स में कोई ज्यादा यूज है ही नहीं। मतलब अब आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि अम्ब्रेला किस एंगल पर रखें। अब आपसे कोई नहीं पूछने वाला
कि झंडा किस डायरेक्शन में फहरेगा या बोट को किस डायरेक्शन में चलाएं कि हम यहां पहुंच जाएंगे आगे के चैप्टर्स में। लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, जैसे फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं जिसकी शुरुआत हो और फोर्स का नाम ना लिया जाए। मतलब इस चैप्टर में हर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आप अपने सामने अपने टेबल पर ये लिख भी लेना कि अब आगे की फिजिक्स आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। अभी तक तो आया ही होगा, लेकिन लग रहा होगा कि वाह सर बहुत मजा आया, लेकिन अब जो इंटरेस्ट आने वाला है ना, वो वाकई में तुम्हें लगेगा कि यस दिस इज अ रियल फिजिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पुराना भूल जाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा सर काइनेमेटिक्स पढ़नी नहीं है। अरे भैया पढ़नी है, वहां से भी तो क्वेश्चंस आते हैं यार। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि काइनेमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने अब तक अपना 100% नहीं दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज से शुरुआत करो, आज से शुरुआत करो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि अब मैं अपना 100% दूंगा फिजिक्स में। अब मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए आगे अदर फर्दर चैप्टर्स में। क्लियर है मेरी बात? सहमत हो मेरी बात से? किसी के दिमाग में किसी भी तरह की कोई शंका, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है भाई, अब देखो स्टार्ट करें फिर। देखिए यहाँ पर मुझे 10th का रिजल्ट ना बताएं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर रिजल्ट। ठीक है, मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 90% मार्क्स आए, आपके 70% मार्क्स आए या आपके 100% मार्क्स आए। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ कंटिन्यूअसली अपने रिजल्ट को टाइप कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर देख करके उनको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे आपके रिजल्ट्स परसेंटेज ना सुनाई देते हैं और ना दिखाई देते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेई में ऑल इंडिया रैंक ही दिखाई देती है। ठीक है, तुम्हारे कितने भी परसेंटेज आए हो, ना तो मैं तुम्हारी तारीफ करने वाला हूँ ना मैं तुम्हारी बुराई करने वाला हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि यार सर बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपके लिए बहुत मैटर करता होगा, अच्छी बात है। आपके घर में जश्न भी बनेगा, मिठाइयां बटेंगी, पड़ोस में मिठाइयां बटेंगी। मुझे याद है जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो घर में जश्न का माहौल था। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एज अ फैकल्टी ऑफ आईआईटी जेई it doesn't matter for me कि how much you have scored in your 10th board exam। ठीक है, तो यहाँ चैट में टाइप कर करके मुझे ना बताएं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी चाहे कितनी भी परसेंटेज आई हो, दैट डजंट मैटर कि आप जेई एडवांस में कितना परफॉर्म करने वाले। ये स्टेटमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी कहानियां देखी हैं कि स्टूडेंट्स को मैंने 70%, 75%, 80% स्कोर करते हुए देखा है और उनको टॉप आईआईटीज में भी पहुंचते हुए देखा है। टॉप आईआईटीज में भी पहुंचते हुए देखा है। और मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने 95%, 98% ऐसे ऐसे मार्क्स स्कोर किए हैं और उन्हें आईआईटीज में सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो अपने स्कूल के टॉपर थे लेकिन आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए। और आपने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं किया बोर्ड एग्जाम्स में लेकिन आईआईटीज में बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट किया। तो देखो, अगर किसी के कम परसेंटेज रह जाए तो टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर घर में कोई कुछ कहे तो उनको एग्जाम्पल दे देना कि आईआईटी जो है वो हलवा नहीं है। आप टेंशन मत लो, 2 साल बाद बात करूंगा। अगर घर में कोई कहे कि तुम्हारे इतने कम रह गए, शर्मा जी की लड़की को देखो उसके कितने मार्क्स आए हैं, पांडे जी के लड़के को देखो उसने तो बिना पढ़े तुमसे ज्यादा ला दिए, इस तरीके के अगर एग्जाम्पल तुम्हें दिए जाए तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पेरेंट्स इस तरीके के अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें दे, टेंशन मत लेना भाई। बोल देना कि देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ आईआईटी सुनाई देता है और आईआईटी दिखाई देता है। मैं आपसे 2023 में बात करूंगा, बात खत्म। 2023 में बात करूंगा, उससे पहले मुझसे कोई बात मत करो इस बारे में। क्लियर है भाई?
चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो अब ये फिर रोना शुरुआत कर दी यहाँ पे निशांत। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है जब से क्लास बढ़ गया है। ये क्या यार, क्या करते हो ये लोग? करो ना, नहीं हो रहा तो ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। पहले बच्चे हो क्या तुम जो आईटी की तैयारी कर रहे हो या जिसकी 3 क्लास हो रही है? क्यों भाई, ये आप अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ क्यों बता रहे हैं? कल टेलीग्राम चैनल पर मैंने हॉकी, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन की एक स्टोरी शेयर करी थी, आप लोगों ने पढ़ी थी? वो उसकी लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसके कंपैरिजन में आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है यार, जो आप मुझे यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं कि सर मैनेज नहीं हो पा रहा। ट्राई करो यार, कोशिश करो, लगे रहो। ये क्या है, यहाँ रोना शुरू कर दिया। रोने वालों की कभी जीत नहीं होती। अगर ऐसे रोने की आदत पड़ गई है कि मुझसे नहीं हो पा रहा सर, मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरे बैकलॉग ज्यादा हो गए, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, लीव इट यार। जिसको करना होता है वो एक्सक्यूज नहीं देता, वो हर प्रॉब्लम में उसका रास्ता फाइंड आउट करता है और अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मैं करके रहूंगा। आप देख लो आज ओलंपिक्स में जितने भी लोग पहुंचे हैं, उनकी कहानियां एक बार पढ़ के देखो और देखो कि उनकी लाइफ का स्ट्रगल और तुम्हारी लाइफ का स्ट्रगल क्या रहा है। वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते थे और उन्होंने लाइफ में कैसे चैलेंजेस फेस किए, जिन्हें ये भी नहीं पता होता था कि आज शाम को डिनर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आधा लीटर दूध चाहिए होता था ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए, वहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उनकी फैमिली इतना एफोर्ड नहीं कर सकती थी कि हाफ ऑफ द लीटर उनको मिल्क प्रोवाइड कर पाए। तो 200 ml जो मिल्क था उसमें वाटर मिला करके, पढ़ना एक बार स्टोरी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मेरे सामने यहाँ रोना शुरू कर देते हो ना ये। मत पूछा करो मेरे से, मत पूछा करो मेरे से, मत पूछा करो, ठीक है? मेरे से बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है। तुमने खुद डिसाइड किया है ना, तो चैलेंजेस को फेस करो और आगे बढ़ो। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक ही कहानी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने नहीं बताया कि हाउ टू मैनेज द टाइम, या आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने नहीं बताई कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। मैं हर क्लास में आपको यही बता रहा हूँ, मेरी हर क्लास में 15 से 20 मिनट में आपको यही एक्सप्लेन करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भूमिका बन चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, सुनिएगा। आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी, काइनेमेटिक्स में जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हुआ करता था तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता था कि अ कार इज मूविंग विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इतना होता था। फिर उसके बाद पूछा जाता था कि फाइंड इसकी वेलोसिटी बताओ, इस समय क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसकी पोजीशन बताओ, इसके एवरेज वेलोसिटी बताओ। मतलब मोशन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स मुझसे पूछे जाते थे। लेकिन क्या कभी इस बात का हमने जिक्र किया कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है, कौन इसका कारण है, हु इज द कॉज? कुछ भी लिखना मत, बस देखते रहना। हु इज द कॉज, कौन है जो जिम्मेदार है इसके एक्सेलरेशन के लिए? कौन सा फोर्स है जो किस दिशा में लग रहा है, कितना लग रहा है? क्या किसकी बात हमने कभी करी? क्या काइनेमेटिक्स में हमने कभी भी कॉज की बात करी? काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स की बात करी है। फोर्स लगने के बाद की कहानी क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने यही डिस्कस किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं काइनेमेटिक्स में हमने कभी नहीं पूछा भाई किसी से। क्या हमने कभी किसी से पूछा कि भैया इस कार को एक्सेलरेशन किसने दिया, इस पार्टिकल को एक्सेलरेशन किसने दिया? बिल्कुल भी नहीं पूछा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स एंड द मोशन पैरामीटर्स। आपने ये देखा, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को पार्टिकल को नीचे छोड़ा, पार्टिकल नीचे आ रहा है, उसका एक्सेलरेशन 10 है। किसी पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्टाइल की तरह फेंक दिया, वो इधर जाकर के गिर गया। इसका पाथ ऐसा ही क्यों था? ये पहले ऊपर गया फिर नीचे क्यों आया? कौन था इसके पीछे जिम्मेदार? इन सब के बारे में हम कभी चर्चा कर ही नहीं रहे थे यार, ठीक है? हम चर्चा तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कर रहे थे कि इसका एक्सेलरेशन जी है और इसका एक्सेलरेशन ये है, चलो आगे की बात करो। आपने देखा होगा
हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ चर्चा ये करी कब, मतलब कब गिरेगा, कहां पे गिरेगा, यही तो चर्चा करी। कब गिरेगा, कब मतलब व्हेन एंड वेयर, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, मैक्सिमम हाइट बता दो, इसकी रेंज बता दो, इसका जे बता दो, वो बता दो। क्या मैंने कहीं पर ये क्वेश्चन किया व्हाई, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्या ऐसा सवाल मैंने आप लोगों से कभी पूछा, या ऐसा सवाल आपके कहीं शीट रेस या कहीं एग्जाम में पूछा गया कि इसका जो पाथ था वो पाथ ऐसा ही क्यों रहा, इसका पाथ ऐसा क्यों नहीं रहा, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं? नहीं, कभी नहीं हुई बात मेरे भाई। वी हैव नेवर डिस्कस अबाउट द कॉजेज। कॉजेज का मतलब समझते हो, जिसके कारण कुछ हो रहा है। कॉज का मतलब होता है जिसके कारण कुछ हो रहा है, रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिजिक्स यही तो है। आपको याद हो, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स याद हो, तो फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यही चीजें तो एक्सप्लेन करी थी। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स हमारी लाइफ में जितने भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जिस साइंस की स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है वो फिजिक्स है। तो एक्चुअल में रियल फिजिक्स तो अब स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। अब हम आज के बाद अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसके कॉजेस क्या है, ये मोशन ऐसा ही क्यों हो रहा है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्स किसने किस पर लगाया, कितना लगाया, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। मतलब बेसिकली अब हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रीजन। क्या लगा, कुछ समझ आया भाई? क्या लग रहा है, माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा है? माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा है भाई? अब फिजिक्स में आपका गजब का इंटरेस्ट डेवलप होगा, देखते जाइएगा बस, ठीक है। मतलब कि बेसिक सा हम कह सकते हैं भैया, अब तक तो सिर्फ हमारे साथ मजाक हुआ था, अब तक तो हमारे साथ मजाक हुआ था, असली एक्साइटमेंट तो अभी बाकी है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये मजाक हमारे साथ क्यों किया गया? अरे भैया, मूवी, कोई भी जो मूवी होती है, उस मूवी के जो इंपॉर्टेंट सीन है वो आपको पहले थोड़ा ना दिखा दिए जाएंगे, फिर तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। अभी तो ट्रेलर था, असली मूवी तो अब शुरू हुई है बेटा, असली मूवी तो अब शुरू हुई है, अभी तक तो आपको सिर्फ ट्रेलर दिया गया था। अब आपको फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। जो आपने अब तक पढ़ा था फिजिक्स, वो एक्चुअल में रियल फिजिक्स थी ही नहीं। इट इज द कॉम्बो ऑफ फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स। आपने देखा होगा, फिजिक्स कम थी, मैथ्स ज्यादा थी या नहीं थी मेरे भाई? सहमत हो मेरी बात से? मजाक तो चिंटू भैया के साथ हुआ है। चिंटू भैया को हमने बहुत रगड़ा भाई साहब, मतलब क्या बताएं कि मतलब कहीं छोड़ा नहीं उनको। चिंटू भैया को इंटीग्रेशन में टमाटर काटने से लेकर के, इंटीग्रेशन में टमाटर काटने से लेकर के विंड एरोप्लेन मतलब प्लेन उड़ाते हुए देखा है हमने। टमाटर से प्लेन उड़ाने तक की कहानी, बहुत बड़ी कहानी रही है चिंटू भैया की, ठीक है। अब आज के बाद चिंटू भैया हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे चिंटू भैया इसी के साथ रिटायरमेंट ले लेंगे। अब हमारे यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। चिंटू भैया का समय यहीं तक था, इसलिए आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से चिंटू भैया को फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और फिजिक्स में समय समय पे जहां जहां दिक्कत आई वहां पे हमारी मदद करने के लिए हम चिंटू भैया का धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ उन्हें अलविदा कहते हैं, ठीक है। अब कौन आएगा नया करेक्टर, ये आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा, इस एपिसोड में नहीं बताया जाएगा, ये आपके लिए सस्पेंस है। तो चिंटू भैया को हमारी तरफ से फेयरवेल और थैंक यू आप सभी लोगों की तरफ से कि फिजिक्स में उन्होंने अपना बहुत बढ़िया योगदान दिया। इवन काइनेमेटिक्स जो कि बहुत बोरिंग चैप्टर होता है, उसको भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप रखा और बराबर हमें फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मोटिवेट किया। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कौन आएगा और कौन आगे फिजिक्स का ये दारोमदार संभालेगा, और देखते हैं क्या ये चिंटू भैया से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहेगा, क्या ये चिंटू भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा।
चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। हाँ, अब देखना इंपॉर्टेंट बात, कुछ लिखो मत, लिखने की जरूरत नहीं है, हम अभी आम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल आम चर्चा जो कि आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। बस सुनते रहो, कहानी का आनंद लेते रहो। तुम ये समझ लो कि बैठ करके मूवी चल रही है आरवाई सर की, आरवाई सर फिजिक्स, ठीक है, और उस मूवी का आप आनंद ले रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, बगल में पकौड़ियां, हाथ में एक कप चाय लेते रहे और आनंद लेते रहे, लिखने विखने की टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए भाई, देखो नालायक कितने सर, मूवी में सिर्फ हीरो दिख रहा है, हीरोइन का है। अबे सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, यहाँ फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। कहीं किसी के घर में ऐसा सीन तो नहीं है कि भाई मतलब घर में फ्लाइंग चप्पल 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट की जा रही हो और बराबर लगातार फोर्स लग रहा हो तुम्हारी बॉडी के ऊपर, कहीं ऐसा सीन तो नहीं है? चप्पल, झाड़ू, बेल्ट, जूते, ऐसा तो नहीं है भाई? हमारे यहाँ पे तो ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता होगा। आजकल तो मतलब मैंने देखा है कि पेरेंट्स वगैरह भी बच्चों को पीटते वीटते नहीं है, स्कूलों में भी नहीं पीटा जाता है। हमारे समय पे तो ऐसा होता था, हमें खुद नहीं पता होता था हम पिट रहे होते थे, हमें ये नहीं पता होता था हम क्यों पिट रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होता था कि हम ये सोचते थे कि लाइफ में कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम पिटेंगे नहीं। रोज मार पड़ती थी, रोज मार, किसी भी बात पे, बस पिटेंगे, ये बात क्लियर थी। तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना भाई, कि पता चले कि पिताजी इंतजार कर रहे हो कि बेटे की क्लास खत्म होगी, बाहर बैठे हो माला लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के तुम्हारी आरती उतारे, कोई ऐसा सीन तो नहीं है ना भाई? चलो फिर ठीक है। देखो, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगा? वेलोसिटी होगी। इसके पास क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। अगर आपको इस पार्टिकल के मोशन को चेंज करना है, आज के बाद मैं वेलोसिटी ना बोल करके मोशन बोलूंगा, कि मोशन को चेंज करना है। मोशन चेंज करने का मतलब क्या होगा? उसकी वेलोसिटी को चेंज करना। और वेलोसिटी को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? या तो आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या तो आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, मतलब पार्टिकल इसी तरीके से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और उसकी वेलोसिटी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से बदलती जाए। या फिर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। क्या चेंज करें? डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है और सपोज उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। या फिर एक और तरीका, दोनों को एक साथ चेंज करना शुरू कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर किसी पार्टिकल के मोशन को चेंज करना है तो मोशन को चेंज करने का मतलब है कि आइदर या तो आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करो, या डायरेक्शन को चेंज करो, या दोनों को चेंज कर दो। अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हुआ तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? बहुत बढ़िया। तो आज के बाद मैं वेलोसिटी टर्म यूज नहीं करूंगा, आज के बाद मैं टर्म यूज करूंगा मोशन। कि अगर किसी के मोशन को चेंज किया जाए तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना, मोशन को चेंज करने का मतलब है कि हम उसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाह रहे हैं। अब आप काइनेमेटिक्स में अगर ध्यान से जाएं तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलोसिटी, टू चेंज द वेलोसिटी? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार था? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बस समझ गए हैं आप लोग? मैंने वहां भी चर्चा तो करी थी, लेकिन बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करी थी। दिस वन एफ, एंड एफ इज व्हाट? फोर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही चर्चा होने वाली है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। फोर्स, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, किस पे कहां फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इसकी चर्चा होगी। क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि अगर किसी पार्टिकल के मोशन को चेंज करना है, अगर किसी पार्टिकल के मोशन को चेंज करना है तो हमें फोर्स चाहिए होगा?
क्या फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है? क्या डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। मतलब अब हमें बात समझ में आ रही है कि ये एक्सेलरेशन तो फालतू में ही बीच में टांग अड़ा रहा था। हकीकत में जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? फोर्स। जो हमें दिखता है कि किसी बॉडी पर लग रहा है, ये एक तरीके का इंटरेक्शन है, वो कौन है? फोर्स है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी गिवन पार्टिकल के मोशन को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा। फोर्स हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करे, ये भी संभव हो सकता है कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करे, और ये भी संभव हो सकता है कि ये दोनों को ही चेंज कर रहा हो। क्या ये बात क्लियर है भाई? क्या ये बात क्लियर है मेरे गरीब भाई बंधु? फोर्स के बारे में थोड़ी देर में आएंगे। तो चैप्टर का नाम है NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स की 3 लॉ थी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आप में से कुछ बच्चों ने 9th क्लास में ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, है ना? अगर आपने 9th क्लास में तो पास हुए होगे ना, 9th क्लास के तो पेपर दिए थे क्यों भाई बंधु, कि वहां भी ऐसे ही पास हो गए थे? अबे तुम तो शायद ऐसे ही पास हो गए होगे, क्योंकि जब तुम्हारे 9th का रिजल्ट आया था तब तक तो कोरोना आ चुका था। अच्छा 9th में, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं पेपर, ओके ओके, कुछ के हुए हैं कुछ के नहीं हुए, चलिए कोई बात नहीं। मतलब 9th में भी तुम फर्जी तरीके से पास हुए हो। तुम तो कटोरा लेकर के खड़े हो जाओ भाई साहब, कोरोना तुम्हारी मदद बहुत करी है। काफी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम हो गए थे, ओके वंडरफुल। चलिए, तो देखिए 9th क्लास में आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था थोड़ा बहुत, कुछ लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। जो कुछ भी पढ़ा था अच्छी बात है, लेकिन अब याद रखना, चाहे आपको कम आता हो या ज्यादा आता हो, यहाँ पर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से पढ़िएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये सोच के मेरी क्लास अटेंड करेंगे कि आप जीवन में पहली बार नाम सुन रहे हैं किसी भी लॉ का, तो आप सच में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो पाएंगे। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप ये सोच के बैठेंगे इस क्लास में, अबे ये क्या मुझे ज्ञान देगा, इससे ज्यादा तो मुझे खुद को ज्ञान है, बताओ ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ मुझे बता रहा है, वो तो मैंने 2 साल पहले ही पढ़ लिया था, अबे ये क्या गुरु है मेरा। अगर तुमने ये एटीट्यूड रखा तो जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ वो तुम सीख नहीं पाओ। तुम तो ये सोच के बैठना तुम तो बिल्कुल अज्ञानी हो, तुमने तो नाम ही नहीं सुना कि न्यूटन कौन होता है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम तो ये सोच के बैठना मुझे कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ दावे के साथ कि तुम लोग बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ये मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास ज्ञान का भंडार बहुत है, लेकिन उस ज्ञान में कचरा बहुत भरा हुआ है, इसलिए उस कचड़े को निकालना है बाहर। तो इसलिए अपना ज्ञान अपनी जेब में ही रखना मेरे भाई, ठीक है? मतलब मैं आपके फालतू के कोई भी डाउट या पुराने कोई भी डाउट रह गए थे 9th क्लास में, वो सुनने वाला नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मेरे सामने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको फिजिक्स का पी भी नहीं पता है, जिन्होंने जीवन में फोर्स ही पहली बार सुना है। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है भाई। अब यहां पर न्यूटन्स, देखो सर, न्यूटन सर के लिए हमारा बहुत रिस्पेक्ट है। बिना न्यूटन के फिजिक्स नहीं थी और बिना फिजिक्स के न्यूटन सर नहीं थे, तो न्यूटन सर का फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत। तो आज के बाद न्यूटन सर का नाम बार बार लिया जाएगा, लेकिन जब भी आप न्यूटन बोलें तो प्लीज एक बार सर जरूर लगा दीजिएगा, इससे थोड़ा सा उनको इज्जत मिलेगी, है ना? अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन पेश कर रहा हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ की, ठीक है? बाद में नोट कर लेना, ठीक है? नोट वोट मत करो, बस इस डेफिनेशन को आप एक बार पढ़ लें, ठीक है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कैन यू टेल मी?
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन until and unless an external force act upon it. This law is also known as the law of inertia. मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज करना चाहते हैं तो वहां हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो सकता। मोशन चेंज होने का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बेटा ध्रुव, तुम्हें बेटा पोल स्टार बना देंगे, हम बता रहे हैं। तुम्हें बच्चे जैसी हरकतें क्यों करते रहते हो यार? ब्लॉक कर दूं बेटा ध्रुव तुम्हें? सर ये नोट करना है क्या? सर ये नोट करना है क्या? बच्चे हो क्या है? नर्सरी में पढ़ रहे हो तुम लोग? एक मिश्रा जी हैं, सर नंबर सही नहीं दिए सीबीएसई ने, नंबर सही नहीं दिए सीबीएसई ने। क्या लोग, मैं यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ना है। अबे सीबीएसई ने नंबर सही नहीं दिए तो 10th में खराब आए हैं नंबर। अभी तुमने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो तुम्हारा आईआईटी में भी यही हाल हो जाएगा। फिर ये शुभम मिश्रा जी हैं। ये ध्रुव तो यार पागल हो गया क्या बिल्कुल ही? पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी इसके, मुझे लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि इसको अभी नोट मत करना, थोड़ी देर बाद कर लेना नोट। कैसे लोग हैं यार? अगली बार से अगर तेरा गलती से भी एक मैसेज आ गया ना, आई विल ब्लॉक फ्रॉम दिस पेज, जहां तुम्हें फिजिक्स पढ़नी हो कहीं और पढ़ लेना तुम। लगता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक आईक्यू है इसके अंदर। हर टाइम चैट में टाइप करता रहेगा, स्पैम करता रहेगा। तुम वही हो रजनीगंधा बेचते हुए पाए जाओगे नालायक, अगर यही हालत रही तुम्हारी तो। चलिए कोई बात नहीं भाई, ऐसे नालायकों की कमी नहीं है, समय समय पे माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं चैट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं तो प्लीज आप लोग अब चैट पे टाइप भी मत करिएगा, ठीक है। मैं चैट ओपन इसलिए करके रखता हूं, मैं चाहूं तो आपको ही पता है मैं चैट क्लोज कर सकता हूं, लेकिन पता है मैं चैट ओपन करके क्यों रखता हूं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो सच में पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ अच्छे डाउट्स पूछते हैं तो मैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी चैट ओपन रखता हूँ कि मैं उनके डाउट्स देख पाऊं, उनके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं, उनकी बातें सुन पाऊं। लेकिन पता है क्या होता है यहाँ पे चैट में? ऐसे स्टूडेंट्स की तो संख्या बहुत कम है और नालायक भरे पड़े हैं जो स्पैम करते रहते हैं बराबर। और उनके स्पैम के चक्कर में मुझे गुस्सा, उनके स्पैम से दिक्कत नहीं, करो यार, मेरा क्या जा रहा है। मुझे दिक्कत क्या होती है, उनके चक्कर में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्व करते हैं उनके डाउट सॉल्व किए जाए, मैं उन अच्छे स्टूडेंट्स के डाउट देख ही नहीं पाता। चैट इतनी तेजी से फ्लो करती है। अब वो ध्रुव कम से कम 500 बार एक ही मैसेज टाइप कर चुका है, क्या सर ये नोट करना है, क्या सर ये मुझे नोट करना है, क्या सर मुझे ये नोट करना। अब तुम सोचो यार 500 मैसेज एक साथ आएंगे तो क्या होगा, क्या मैं रीड कर पाऊंगा? तुम सोचो मेरा माइंड कितना कॉन्शियस हो जाएगा कि मैं चैट रीड करूं, तो मैं बोलूं या यहाँ कॉपी में लिखूं, क्या करूं यार मैं? और बच्चे हो क्या कि नोट करना बाद में कर लेना, नोट अगर छूट भी जाए तो। क्या 3 महीने हो गए लेकिन गधे के गधे रहेंगे। वही बात है ना कि गधे घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से बन जाएगा वो घोड़ा, है तो गधा ही ना वो। बेटा जो लोग बहुत ज्यादा चैट में टाइप करते हैं ना उनकी नौकरी पक्की है। यहाँ एलएन में ऑपरेटर्स की बहुत जरूरत होती है, टाइप राइटर्स की, ठीक है, जो पूरा मटेरियल वगैरह टाइप करते हैं। तो तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हारा प्लेसमेंट मैं करवा दूंगा जुगाड़ लगवा के, ठीक है। नालायक, मैं कितना कूल रहने की कोशिश करूं लेकिन भाई साहब ये नालायक इतना, ऐसा फेज है कि लोग सुनते ही नहीं है यार। इस फेज में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने टीचर्स के लिए। मैं जिस चीज के लिए मना करूं वही करते रहेंगे। और मार्क्स देख लो इनके टेस्ट में तो मुझे शर्म आ जाती है।
फिजिक्स के मार्क्स देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं नालायक। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखो, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या था मेरे भाई? रेस्ट का मतलब क्या था? वेलोसिटी जीरो। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो वो तभी चेंज हो सकती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। बिना फोर्स के बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो सकता। बिना फोर्स के बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स। अब फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन इस बात को मैं अभी बता नहीं पाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। जब हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अभी तो बस आप इतना याद रखिएगा कि हाँ सर ने कुछ बताया था ऐसा कि ये एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही जिम्मेदार है किसी बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए। क्या एक बात बताओ, क्या बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है? पहले ये स्टेटमेंट बताओ, ये बहुत गंदा मिथ है। क्या बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है क्या? कुछ लोगों का आंसर यस आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर नो आ रहा है। नहीं भाई, यही तो मिथ है। मैं अगर आपसे कहूं कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये कांस्टेंट है, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? क्या इस समय आपको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं इस पे लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तो आप खुद देखें, जिनका आंसर यस आ रहा था, मेरा उनसे सवाल है, क्या बेटा ये बॉडी मूव कर रही है? कर रही है। क्या इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ये पता नहीं हमारे दिमाग में एक मिथ बन जाता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा। क्या ऐसा जरूरी है मेरे भाई? अगर कोई बॉडी चल रही है तो जरूरी है क्या उस पर फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लग भी सकता है और नहीं भी। हाँ, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा। तो उस पर डेफिनेटली फोर्स लगेगा। अभी इस इंस्टेंट पे, मैं इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पर अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखिएगा इस बात को, ये दिमाग में रखिएगा कि इफ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द नेट फोर्स, ये ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है, देन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? इसी लॉ को एक और नाम दिया जाता है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके पीछे की कहानी क्या है अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, लेकिन इनर्शिया को समझ लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया वो किसी भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? उस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी अपने मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। मतलब ये किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। ये किसी भी बॉडी की क्या है? प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनर्शिया से रिलेटेड हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूं तो बचपन में आपको एक एग्जांपल दिखाया जाता था कि टेबल के ऊपर एक सिक्का रख दिया, ठीक है, नीचे उस टेबल क्लॉथ है और उस क्लॉथ को एकदम से बहुत तेजी से खींचा तो सिक्का मूव नहीं किया। क्या ऐसा आपने एग्जांपल देखा है? ठीक है, इसी तरीके से आपने फील भी किया है। आपने फील भी किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बस में सफर कर रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा,
फॉर एग्जाम्पल ये एक बस है जो कि आगे जा रही थी, और मान लो एकदम से हमने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने से क्या होगा, क्या इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी? मान लो एकदम से बस आगे जा रही है, ब्रेक लगा दिए जाए, तो तुम्हें कैसा फील होता है? तुम आगे की तरफ जाओगे या पीछे की तरफ जाओगे? जल्दी से बता, तुम्हें कैसा फील होता है कि तुम आगे गए या पीछे गए? तुम्हें लगता है कि तुम आगे गए हो, लेकिन पता है हकीकत क्या है? लेकिन तुम्हें पता है हकीकत क्या है? इनर्शिया को इस बात से आप समझ पाओगे, तुम आगे नहीं गए हो। देखना, ध्यान से समझना, तुम्हारी बॉडी का लोअर पोर्शन किसके कांटेक्ट में है? क्या ये इस बस के कांटेक्ट में है? तुम्हारी बॉडी का लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में है। तो मैं कह सकता हूं अगर ये पॉइंट कांटेक्ट में है तो बस की वेलोसिटी कम हुई, तो क्या इसकी भी वेलोसिटी कम हुई? लेकिन बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन तो कांटेक्ट में है ही नहीं। मान लो ऊपर वाले जब ब्रेक लगे तो उस इंस्टेंट पर मान लो ऊपर वाले पोर्शन की वेलोसिटी है v2 और नीचे वाले पोर्शन की वेलोसिटी है v1। तो एक बात बताओ, कौन ज्यादा होगा उस इंस्टेंट पर? v2 ज्यादा होगा या v1 ज्यादा होगा? कैन यू टेल मी? आपको समझ में आ रहा है कि v2 बस के कांटेक्ट में है तो बस की वेलोसिटी कम हुई है, तो v1 भी कम हो गया। लेकिन v2 बॉडी का ऊपर पोर्शन बस के कांटेक्ट में नहीं है। तो पता है हकीकत में होता क्या है कि v2 ग्रेटर देन v1। तो देखना, यहां से समझने की कोशिश करना, आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन की स्पीड कम हो जाती है और अपर पोर्शन की स्पीड तुरंत कम नहीं हो पाती ड्यू टू इनर्शिया। तो लोअर पोर्शन धीरे चलता है, इसीलिए आपको एकदम से ऐसा फील होता है जैसे आप आगे चले गए। लेकिन हकीकत में पता है क्या है? आप आगे नहीं गए हो, आपकी तो रफ्तार वही थी जो पहले थी। आपका जो लोअर पोर्शन है जो बस के कांटेक्ट में है उसकी रफ्तार कम हो गई, इसीलिए एकदम से आपको ऐसी फील आई कि जैसे आप आगे चले गए। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कार एकदम से एक्सेलरेट होती है, मान लो तुम बैठे और मैं हूं ड्राइवर F1 रेसिंग कार, मैंने एकदम से एक्सेलरेट किया, क्या होगा भाई? क्या एकदम से हमारी बॉडी ऐसा फील होता है जैसे पीछे गई है? क्या हमें एकदम से ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी पीछे गई है? क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में ऐसा होता है क्या बॉडी का अपर पोर्शन पीछे गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो उस कार के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही कार एक्सेलरेट हुई तो बॉडी का लोअर पोर्शन तो आगे चला गया, बॉडी का लोअर पोर्शन तो आगे चला गया और ऊपर वाला पोर्शन अभी मूव नहीं किया है। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पीछे गए, लेकिन हमारा ऊपर वाला पोर्शन तो वहीं पे था। क्या लग रहा है भाई, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? जैसे कि एक्चुअली में पता है क्या होता है, जैसे कि कोई अगर सिटिंग पोजीशन में है ना इस तरीके से, तो उसका ये वाला जो लोअर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आगे चला जाता है, ये पोर्शन वही का वही रह जाता है। तो हमें अपने रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी पीछे चली गई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी का कोई भी पोर्शन अपनी स्टेट को तुरंत चेंज नहीं करना चाहता, और इसी प्रॉपर्टी को मेरे भाई क्या बोलते हैं? मेरे भाई क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो याद रखना, अगर आज के बाद कोई आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा ज्ञान देना हो, कोई पूछे कि भाई साहब जैसे ही मैंने ब्रेक लगाए तो मैं आगे चला गया, तुम बोलना बेटा तुम आगे नहीं गए हो उस रेस्पेक्ट में, तुम तो अभी भी उसी वेलोसिटी से चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है उसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि तुम आगे चले गए। क्या मेरी बात समझ आ रही? इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज द टेंडेंसी, पढ़ लीजिएगा इस स्टेटमेंट को, इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये चेंज को अपोज करता है। क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ अ बॉडी स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? अब एक और बात ध्यान से सुन लेना, एक और पॉइंट बाद में नोट करते रहना इस बात को, ठीक है? अब इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए।
जिससे हम ये बोल पाए यार इस बॉडी का इनर्शिया कम है, इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉटनेस और कोल्डनेस चेक करनी है कि कहाँ पे इलाका गर्म है और कहाँ का इलाका ठंडा है, जो आप फील करते हैं। कहते हैं ना यार गर्मी लग रही है, कभी कहते हैं यार सर्दी लग रही है। तो गर्मी लगना और सर्दी लगना मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस फील होना, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं? टेम्परेचर। कौन सी यूज करते हैं? टेम्परेचर। उसी तरीके से इनर्शिया इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉडी अपने मोशन को चेंज करने का अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है। क्या बताना चाहेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बहुत शानदार, मास होता है। मास ऑफ अ बॉडी मतलब मैं कह सकता हूं इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास ऑफ अ बॉडी। क्या भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिस तरीके से हॉटनेस, ये बेटा वो वाली हॉटनेस नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना? खुश हो रहे हो एकदम से, हॉटनेस का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, सुधर जाओ सुधर। ठीक है। हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको मेजर करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी है जिसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं, उसी तरीके से इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, उसे मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है जिसे हम क्या बोलते हैं? द मास ऑफ अ बॉडी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? द मास ऑफ अ बॉडी। क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरे गरीब भाई बंधु ये बात आप लोगों को क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पर दो बॉडीज ली। एक बॉडी सपोज इसका मास लिया 1 kg। कितना मास लिया? 1 kg। और मैंने दूसरी बॉडी यहाँ पे कंसिडर करी, ट्रक है, मान लो ट्रक। ठीक है, ट्रक बना नहीं रहा लेकिन ट्रक है, ये मान लेना। और इस ट्रक का मास है सपोज 1000 kg। कितना मास है भाई? 1000 kg। ओके, क्लियर मेरी बात? अब मान लो इन दोनों बॉडीज पे आपने सेम फोर्स लगाया। इस पे भी फोर्स 1 न्यूटन लगाया और इस पे भी फोर्स 1 न्यूटन लगाया। इसके अलावा इन गिवन बॉडीज के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। कौन सा बॉडी चलेगा? ए और बी। ए चलेगा या बी चलेगा? नालायक है, कह रहे हैं ए चलेगा। क्यों बी क्यों नहीं चलेगा भाई? तुम लोग यार गरीब बहुत हो यार। मतलब तुम आंसर फिजिक्स के हिसाब से नहीं देते हो। फिजिक्स गई तेल लेने, फिजिक्स कौन जानता है? हम तो आंसर फील के हिसाब से देंगे। सर 1 kg का हल्का है तो वो चलेगा, सर 1000 kg का भारी है वो नहीं चलेगा। तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए तुमसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन गलत हो जाते। तुम कहते हो ना कि सर टेस्ट में मेरे एमसीक्यू सही नहीं होते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन यही है। क्या बेसिक रीजन है पता है? कि तुम लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। मैंने बोला कि इन गिवन बॉडीज के ऊपर सिर्फ एक यही फोर्स लग रहा है। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है? नहीं है। फोर्स है, मास है, तो क्या बॉडीज के पास एक्सेलरेशन होगा? हाँ होगा, तुमने पढ़ा है ये। कितना होगा एक्सेलरेशन? इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन? 1/1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आद्य कुमारी पूछ रही है कि सर हमें कैसे पता? बेटा हमें पता नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तुम्हें पता नहीं करना। ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? कि हमें कैसे पता चला कि ये चलेगा या नहीं? साफ साफ बोल दिया है कि इस पे सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है और कोई फोर्स है ही नहीं, तो चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड सरफेस पर रखे हुए हैं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, स्मूथ है नीचे वाली सरफेस परफेक्टली। और किसी के दिमाग में ये आ रहे थे, क्या दोनों चलेंगे? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम? नहीं।
ए का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा 1 का। मतलब अगर मुझसे पूछा जाता कि ए की वेलोसिटी बताओ 1 सेकंड पर, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि 1 मीटर पर सेकंड होगी। अगर मुझसे बी की वेलोसिटी पूछी जाती है 1 सेकंड बाद, तो मैं बोलता 1/1000 मीटर पर सेकंड होगी। एक की वेलोसिटी में चेंज आया 1 का, और इसकी वेलोसिटी में चेंज आया 1/1000 का। चेंज तो दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, लेकिन ए में चेंज ज्यादा तेजी से आ रहा है। ए में वेलोसिटी का चेंज हर 1 सेकंड में 1 है, और यहाँ पर बी में वेलोसिटी में चेंज हर 1 सेकंड में 1/1000 है। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करना चाहूं तो आपसे अगर ये पूछो कि किसका मोशन तेजी से चेंज हो रहा है, मैंने मोशन बोला तो आपको क्या क्लिक किया? मैंने जैसे ही मोशन बोला तो आपको क्या क्लिक किया? वेलोसिटी। किसका मोशन तेजी से चेंज हो रहा है? कैन यू टेल मी? ए का मोशन तेजी से चेंज हो रहा है, बी का नहीं हो रहा। और इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज का अपोज करता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि बी का इनर्शिया ए के इनर्शिया से ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आपको इनर्शिया की थोड़ी सी फील आई या नहीं आई? क्या आपको यहाँ पर इनर्शिया की फील आई या नहीं आई? बहुत शानदार, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा वो मूव नहीं करेगी। जो गधे लोग ये बोल रहे थे कि सिर्फ ए चलेगा, वो लोग जरा ध्यान से आंसर दिया करें, फील से आंसर ना दें, फिजिक्स के हिसाब से आंसर दें। ठीक है, आपकी फील गई तेल लेने, आप अपनी फील को साइड में रखो, जो आपको समझाया जा रहा है उसको समझो और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, तब आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखना, यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस फ्रेम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। रेफरेंस, न्यूटन फर्स्ट लॉ में रेफरेंस फ्रेम के बारे में भी काफी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ये वर्ड आपने पहले सुना है क्या? रेफरेंस फ्रेम नाम, ये चीज आपने पहले कभी जीवन में सुनी थी? बिल्कुल, जिक्र हुआ है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार हुआ है। रिलेटिव मोशन में जिक्र हुआ था इसका, रिलेटिव मोशन में जिक्र हुआ था। इससे पहले जब मैंने काइनेमेटिक्स 1D का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे भी मैंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मतलब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है, उस फ्रेम को हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए पता है क्या है? कि रेफरेंस फ्रेम दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा इसको। एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और एक फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्लियर? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन से फ्रेम होते हैं? ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तो हम ये कह सकते हैं अ नॉन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। अ नॉन एक्सेलरेटेड, या हम कह सकते हैं अ फ्रेम whose acceleration is 0 is known as inertial reference frame। क्या ये बात समझ आ रही है? और इसका जस्ट अपोजिट, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, याद रखना, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिस फ्रेम से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपको उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली बात, क्या ये बात समझ आ रही है? अब हम अर्थ पर रहते हैं, तो हम सारी चीजें जो भी मेजर करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ही मेजर करेंगे। ये बात याद रखना, इसका आगे जाकर के भी जिक्र होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूं कि जैसे कि यहाँ पे आप देखें, एक ऑब्जर्वर है ए, जो कि रेस्ट पर है। किस पर है भाई? रेस्ट पर है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, जिसको हमने बोला बी, और ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v।
लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ए के लिए रेफरेंस फ्रेम कौन है? ग्राउंड। ए कहां पे खड़ा हुआ है? ग्राउंड पर। और किसको देख रहे हैं? हु इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ ब्लॉक। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि ए क्या ग्राउंड पर खड़ा हुआ है? हाँ, आपने बोला बिल्कुल। तो ए का फ्रेम कैसा फ्रेम है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल, बहुत बढ़िया। और बी का कैसा फ्रेम है? बी का इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? देखो चंदन जी बोल रहे हैं कि नॉन इनर्शियल। चंदन जी तुम्हारे बेटा बहुत चंदन लगाएंगे, बता रहे हैं हमको। कुशांक वर्मा भी बोल रहे हैं नॉन इनर्शियल। तुम लोग बहुत पिटोगे, नालाई को बहुत पिटोगे। एक बात बताओ, बी क्या लिफ्ट के अंदर है? क्या लिफ्ट का एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी जब कांस्टेंट बोल दिया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन, क्या हम बोल सकते हैं कि बी का एक्सेलरेशन 0 है? और जब बेटा बी का एक्सेलरेशन 0 है तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो यहाँ पे बी वाला फ्रेम इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? क्या ये बात क्लियर है भाई? अब देखना ध्यान से। नेक्स्ट, यहां पर यही लिफ्ट अब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर सी है। तो इस ऑब्जर्वर सी के लिए ये फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? ये फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? क्या ये नॉन इनर्शियल है? क्या ये नॉन इनर्शियल है? अब इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात पता है क्या है? न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में ही वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो वहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। मतलब ऑब्जर्वर सी न्यूटन्स लॉ लगा करके अगर कोई रिजल्ट निकालता है या लगाने की कोशिश करता है तो उसको ये परमिशन नहीं है, क्योंकि न्यूटन सी कहां पर है भाई? लिफ्ट के अंदर है। क्या लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये नॉन इनर्शियल है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, is valid only in inertial frames. जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अभी आपको थोड़ी और फील आ जाएगी। एक बात बताओ, ये आपको एम ब्लॉक दिखाई दे रहा है? अगर ये जमीन पे चुपचाप से रखा हुआ है तो क्या ये रेस्ट पर है? क्या ये रेस्ट पर है? अगर ये रेस्ट पर है, हम अर्थ के फ्रेम में बात कर रहे हैं, अर्थ हमारे लिए रेफरेंस है, हम अर्थ के फ्रेम में बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये खुशहाल शेट्टी मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता। बेटा मैंने ये बात पहले भी बताई थी बाय डिफॉल्ट कि हम हर चीज को अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं, है ना। अब ये मत बोलना कि सैटेलाइट से देखूंगा तो ये चलता हुआ दिखाई देगा, ये फालतू की बकवास मत करो यहाँ पे, ठीक। ज्ञान देना शुरू कर दिया बस। तुम्हारे घर में कोई चीज पूछी जाती है कि बताओ ये रुकी हुई है चल रही है, तो तुम उससे ये पूछते हो कहां से देखा था तुमने? सैटेलाइट से देख रहे हो क्या? कौन से जुपिटर पे पहुंच के देख रहे हो क्या? सिंपल सी बात है। सिंपल फिजिक्स को आसान बनाना है, टफ बनाना है, नालायक। अब मैंने ये सवाल पूछा, बताओ ये रेस्ट पर है या मोशन में है? तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो बाय डिफॉल्ट कौन देख रहा है इसको? बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जर्वर देख रहा है जो ग्राउंड पर है। ग्राउंड मतलब जो अर्थ पर है। और अर्थ मेरे लिए कैसा फ्रेम होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा। फॉर अवर कैलकुलेशन मैं ये मान करके चलूंगा कि अर्थ
का एक्सेलरेशन 0 है। बताओ ये ब्लॉक रेस्ट पर है या नहीं है, जल्दी बताओ। रेस्ट पे होने का मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है? रेस्ट पे होने का मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है? क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? इस पे दुनिया में जितनी भी बॉडीज फोर्स लगा रही हैं, जितने भी फोर्स लगा रही है, क्या उनका सबका समेशन 0 आना चाहिए? बहुत अच्छे। ए ने देखा, ए को लगेगा कि ये रेस्ट पर है, बहुत बढ़िया। अगर बी देखेगा, बी को ये ब्लॉक क्या लगेगा? क्या बी को ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा? नहीं। अगर बी देखेगा तो बी ऊपर बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बी के फ्रेम में हम ये बोल सकते हैं बी को ऐसा लगेगा जैसे ब्लॉक नीचे जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बी को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है? रिलेटिव याद करो, जिसके फ्रेम में गए उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देते थे, क्या याद आ रहा है कुछ? तो बी के फ्रेम में बताओ, बी के फ्रेम में क्या ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा? लेकिन नीचे जा तो रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नीचे जा तो रहा होगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो देखो, ए ने बोला नेट फोर्स 0, ए ने बोला नेट फोर्स 0, बी भी कहेगा यार मेरे फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से भी नेट फोर्स 0। क्या बात समझ आ रही है? अब सी ने देखा, सी के पास एक्सेलरेशन होगा। सपोज मान लो उसका एक्सेलरेशन अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है ए। अगर सी इस ब्लॉक को देखेगा, फोकस करके जल्दी से बताइएगा कि अगर सी इस ब्लॉक को देखेगा तो सी से अगर पूछा जाए कि ब्लॉक क्या कर रहा है, क्या सी ये बोलेगा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है? सी को क्या लगेगा कि ब्लॉक रेस्ट पर है या एक्सेलरेटेड? सी को लगेगा कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है मेरे भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर उसको एक्सेलरेशन दिखाई दिया तो सी के हिसाब से इस पे फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इस पे नॉन जीरो फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स ही तो जिम्मेदार है एक्सेलरेशन के लिए। या एक कह रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, एक कह रहा है फोर्स लग रहा है। मान लो ए से पूछा गया बताओ इस ब्लॉक पे कितना फोर्स है, ए ने बोला 0, ए ने बोला 0। फिर सी से बोला गया कि इस पे कितना फोर्स है, सी बोलेगा नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे गरीब भाई बंधुओं, इस ब्लॉक पे फोर्स कितना होगा? क्या वो सच में इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन उसको देख रहा है? अरे भैया, एक जमीन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तुम लिफ्ट में जा रहे हो, तुम जाओ या मत जाओ, उस ब्लॉक को तुमसे लेना देना है क्या कुछ? एक ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है चुपचाप से, एक लिफ्ट में एक्सीलरेट कर रहा है, एक लिफ्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक चुपचाप जमीन पे खड़ा हुआ है। उस ब्लॉक को तुमसे क्या लेना देना है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर उस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है तो हमेशा नेट फोर्स 0 ही रहेगा, चाहे उसे कोई भी देख रहा हो। लेकिन सी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा होगा। अगर सी के फ्रेम से देखें, अगर सी से पूछे तो सी को ऐसा फील होगा जैसे कि ये नीचे जा रहा है। तो गलत कौन है? हु इज इनकरेक्ट? ए, बी और सी? सी इज इनकरेक्ट। सी इज इनकरेक्ट क्योंकि सी इस समय जिस फ्रेम में है वो फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सी को ये परमिशन ही नहीं है कि वो न्यूटन लॉ लगा सके, क्योंकि सी जिस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड नहीं है। अरे कोई ब्लॉक जमीन पर रखा हुआ है, उसको क्या लेना देना कि कौन उसको देख रहा है? अगर उस पर नेट फोर्स 0 है तो हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, चाहे ए देखे, चाहे बी देखे या सी देखे। एक बात याद रखना कि जो फोर्स है, फोर्स वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किताबों में नहीं मिलेगी। Force does not depend on the frame of reference. Force does not depend on the frame of reference. लिखो इस स्टेटमेंट को, इसकी चर्चा आगे जाके फिर से होगी, अभी बस एक इंट्रोडक्शन दिया गया। Force does not depend
ऑन रेफरेंस फ्रेम। क्या ये बात क्लियर है मेरे गरीब भाई बंधु? क्या इतना समझ में आ गया है? और ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आगे जाकर के फिर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना कि न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। बस आपको क्या याद रखना है, फ्रेम कितने तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेम कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। याद रखना बहुत आसान है, नॉन इनर्शियल मतलब नहीं, क्या नहीं, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसलिए तो नॉन इनर्शियल नाम है भाई। इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। किसका एक्सेलरेशन जीरो? ब्लॉक का या ऑब्जर्वर का? मतलब ऑब्जेक्ट का या ऑब्जर्वर का? देखो अभी भी पुलकित बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अभी नालायक गधे हो क्या? बिल्कुल ही। ऑब्जर्वर का भाई, रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है वो फ्रेम जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। और ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का नहीं है बेटा, ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है। ठीक है, या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है? ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना सा ही। इसके आगे का थ्योरी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 से 3 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं होंगे। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट पर आप थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़िएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स देखता हूँ एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। बढ़िया, जल्दी जाओ यार तुम लोग, क्यों यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो, जाओ ना यहाँ से। जो बात मैंने बताई है इसके बारे में आराम से सोचिएगा, देखिएगा कि मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात थी। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शीट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद रेस का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन हमारा काफी बाकी है, तो चलिए शीट का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। यस, तो देखिए S1 कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर O1 का डिस्कशन कर रहे थे, और अप टू द 31 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अप टू द 31 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जल्दी से आप अपने मॉड्यूल को ओपन कर लीजिए। हाँ आर्यन, मैं आज भी होमवर्क दूंगा। ठीक है बेटा, क्यों आज कोई स्पेशल डे है क्या तुम्हारा जो होमवर्क नहीं दूंगा? यस, देखें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, या जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से फटाफट 35 क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 35 जैसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास नोट्स में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू वॉक इन रेन एट 75 मीटर पर सेकेंड। जब आप 75 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं तो रेन आपको वर्टिकली आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में आपको रेन के बारे में नहीं बताया गया, तो आपको पहले इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप वेक्टर डायग्राम से करना चाहें तो वेक्टर डायग्राम से भी कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका तो वही है जो हमने क्लास नोट्स में फॉलो किया था, कि हमें रेन के बारे में नहीं पता कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो ऐसे मान लो कि जो रेन है वो इस तरीके से फॉल हो रहा है थीटा एंगल पर। ठीक, और बेटा इस रेन का देखना, मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। इस रेन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस रेन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है और वर्टिकल कंपोनेंट बी है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखने का तरीका क्या है, ए आई कैप माइनस के बी जे कैप। जब मैन की स्पीड कितनी है 75 मीटर पर सेकेंड, मैन की स्पीड जब 75 मीटर पर सेकेंड का मतलब मैं बोल सकता हूँ 75 आई कैप। कितनी? 75 आई कैप। क्लियर? तो उस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आप कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दो उल्टा करके, तो ए माइनस 75 आई कैप माइनस के बी जे कैप। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बेटा रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा।
क्योंकि रेन वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो हमें ये वाले कंपोनेंट को जीरो करना होगा। जीरो करेंगे तो हमें ए की वैल्यू समझ में आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 75। क्या ये क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोला गया, when you double your speed in the same direction, जब आप अपनी स्पीड को डबल कर देते हैं, तो ये तो हमारा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में हम ये बोल सकते हैं कि अब मैन की स्पीड डबल हो गई है, और अगर बेटा मैन की स्पीड डबल हो गई है तो दैट विल बी द 150 आई कैप। क्लियर? योर स्पीड, यू हैव टू होल्ड योर अम्ब्रेला एट 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो बोला जा रहा है कि आपको अपने अम्ब्रेला को 53 डिग्री पे होल्ड करना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट कर ले। तो वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 75 आई कैप माइनस के बी जे कैप। क्या ये बात समझ आ रहा है? ए की वैल्यू आपको पता थी, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। अब देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेक्टर आप ड्रॉ करें, ये वेक्टर आप ड्रॉ करें, जब आप इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर इस तरीके से बनेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 75, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बी। आपसे एक सवाल है, अम्ब्रेला को कैसे होल्ड किया जाता था? कैन यू टेल मी कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करते थे? इसके जस्ट अपोजिट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अम्ब्रेला को बेटा हमें ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, और अम्ब्रेला का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये ध्यान से देखना, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, ये एंगल हमें 53 दिया हुआ है, तो बेटा ये एंगल भी हमारा 53 हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1053 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे अगर मैं 1053 की वैल्यू लिखूंगा तो देखें ध्यान से, 1053 is equals to perpendicular length upon base, that is 75, b by 75। क्या इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं? 1053 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है बेटा, 4/3। क्या यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी? अगर आपके पास b की वैल्यू आ गई, क्या क्वेश्चन खत्म? क्या b की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन खत्म? क्या आप इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड देखना चाहेंगे? एक लाइन में ही कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, क्या आप वो भी देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको एक और सेकंड मेथड बताता हूँ। देखना, अगर आप डायग्राम बनाने में कंफर्टेबल है, अगर आप वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं तो आपसे ये सवाल तुरंत हो जाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन, पहले मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करेंगे तो ये 75 रहा होगा, तो उस समय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल फॉल हो रहा था। ये डायग्राम बनेगा, ये बात समझ आ रही है? ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, और ये आपको क्या दिया हुआ, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आपने स्पीड और बढ़ा दी, 75 और हो गई, तो इसी में 75 और आगे ऐड कर दिया जाए। तो इस समय रेन कितने एंगल पे आती हुई दिखाई दे रही है, 53 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल आपको 53 हो गया। आपको निकालना क्या है, देखो ये ट्रायंगल बन चुका है, आपको ये निकालना है। जरा ध्यान से देखना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पता है और एक साइड लेंथ पता है, तो क्या हम परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं? अगर आप परपेंडिकुलर लेंथ निकाल पाए तो आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो आ ही गया सीधे सीधे। नहीं आई बात समझ? क्लियर? जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, 1053 की वैल्यू क्या होगी, वही 4/3 बराबर, मान लो इसको मैंने y बोला, तो y डिवाइडेड बाय 75 25, y की वैल्यू 100। सवाल खत्म, सवाल खत्म हो चुका है। वेलोसिटी ऑफ रेन डायरेक्टली हो जाएगी 75 आई कैप माइनस के 100 जे कैप। बस ये है कि अगर आप ये कंफर्टेबल है, आप ये डायग्राम बना सकते हैं, तो आप ऐसे सवालों को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्या आसान था भाई? क्या आगे बढ़ा जाए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े?
यस, देखिएगा अगला क्वेश्चन 36 तो आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38। एक आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लें। पहले इनिशियली आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपने, तो मैं कह सकता हूं पहले मैन की जो वेलोसिटी है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्ट डायरेक्शन में कितनी दी हुई है, 8 आई कैप। तो उस समय फ्लैग जो है वो फ्लटर करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पे हमें विंड की वेलोसिटी नहीं दी हुई है। देखो मेरे लिए कोई भी सवाल कंपोनेंट से करना बहुत आसान होता है। मुझे यार विंड की वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो वेलोसिटी मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन पता है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ है। हो सकता है विंड ऐसे चल रही हो सकता है विंड ऐसे चल रही हो। भैया तो विंड तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है ना, हवा पे कोई रोक थोड़ा ना, वो तो भगवान की देन है। भगवान की जिस डायरेक्शन में इच्छा करेगी हवा उस डायरेक्शन में चलवाएंगे। तो अगर विंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, विंड की वेलोसिटी मान लो क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आप विंड की वेलोसिटी एज्यूम कर लो क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। क्या मान सकते हो, क्या मेरे भाई मान सकते हो? मुझे ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ए और बी में से कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है। पहले वाले केस में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी पता चल जाएगा कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है। कैन यू टेल मी कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है बेटा? फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करता है जो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन होगा। ये बात आपको पता है, नोट्स में लिखवाई थी। तो विद रेस्पेक्ट टू मैन ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, a माइनस 8 आई कैप प्लस बी जे कैप। लेकिन क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पढ़ो तो जब मैन की वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में थी तो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा है। नॉर्थ का मतलब वाई के अलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये आपकी जो वेलोसिटी निकल कर आई है, क्या ये वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए? एक बात बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? ये तो तभी संभव हो सकता है जब इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाए मेरे भाई। क्या a माइनस 8 की वैल्यू 0 कर दें? क्या यहां से आपके पास a की वैल्यू आ गई 8? नहीं आई बात समझ? आपका आधा सवाल सॉल्व हो चुका है। आपके पास दो अननोन है a और b। क्या आपका a निकल के आ चुका है? अब आपको b निकालना है। b के निकालने के लिए क्या आपको एडिशनल और इंफॉर्मेशन की जरूरत है? क्या b निकालने के लिए आपको एडिशनल और इंफॉर्मेशन की जरूरत है? क्वेश्चन को आगे पढ़ें। क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। व्हेन यू रन 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, मतलब अब सेकंड केस नंबर 2 क्या है? देखिए सवालों को देखने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। मुझे पता नहीं आप लोग डिस्कशन को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में 1-1 घंटे तक डिस्कशन से ही लोगों को फिजिक्स सिखा देता हूँ, और तुम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है डिस्कशन से। सेकंड वाले केस में बताओ वेलोसिटी क्या लिखोगे? क्या मैं माइनस के 2 जे कैप लिख सकता हूँ? क्या मैं माइनस के 2 जे कैप लिख सकता हूँ? साउथ डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो बताओ इस केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन? जल्दी बताओ इस केस में विंड, मैन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? इसमें से इसको माइनस करो, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। ए आई कैप प्लस बी प्लस 2 जे कैप। मेरा ये आ रहा है, चेक करो आपका भी यही आ रहा है क्या? ए आई कैप प्लस बी प्लस 2 जे कैप। वंडरफुल। लेकिन अब ये बताओ कि विंड किस डायरेक्शन में फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा था? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या फ्लैग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है? तो फ्लैग फ्लटर इन द नॉर्थ ईस्ट। क्या नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है? एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा? ये सब तो देखना आता होगा तुम्हें। क्यों भाई, आता है कि नहीं आता? क्यों, बहुत तेजस्वी हो, बताओ क्या ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या नहीं है? क्या ये एंगल 45 बोल सकता हूं? एक बात बताना बेटा, 45 डिग्री तो तभी संभव हो सकता है जब उसका एक्स और वाई कंपोनेंट सेम हो। 45 डिग्री तो तभी संभव हो सकता है जब एक्स और वाई सेम हो। ये तो तुम निकाल ही चुके हो, ये तो 8 आ गया था, तो इसको सीधे सीधे यहाँ पे 8 ही लिख दो। ये तो निकाल ही चुके हो, इसको तो 8 आई कैप ही कर दो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 बराबर
b+2 होना चाहिए कि x कंपोनेंट y के बराबर। ये लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, आप घर ले जाइए। इन सवालों का जवाब अगर आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे या किताबों में देखने की कोशिश करेंगे, 2-2 पेज में खत्म करते। क्या हमने बहुत आसानी से सवाल खत्म कर दिया? क्या हमारे पास विंड की वेलोसिटी आ चुकी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ? देख रहे हैं, ये फायदा होता है। क्या अगर आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा जाता, क्या हर चीज बता सकते थे आप? मैग्नीट्यूड कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निकाल लोगे। क्या समझ आया कि नहीं आया? क्या कोई भी सवाल कंपोनेंट्स करके क्या हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं? क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। तो मेरे हिसाब से S1 भी कंप्लीट हो चुका है, S1 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जेईई एडवांस। जेईई एडवांस पहले जेईई एडवांस फिर जेईई मेंस। ठीक, जेईई एडवांस का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? आपके जेईई एडवांस के शीट में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 6 हैं क्या? ओके, इसका मतलब मेरे पास अपडेटेड शीट नहीं है। मेरे शीट में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, इस साल जो क्वेश्चंस आए होंगे वो एडिट नहीं है। ठीक ठीक ठीक, तो मैं 1 to 4 तक डिस्कस कर दूंगा अभी जेईई एडवांस में, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन मेरी शीट में नहीं है, अपडेटेड शीट नहीं है। ठीक है, जेईई एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है तो देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेन है जो कि आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहाँ पे एक बॉल को फेंका गया। ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। ठीक, मान लो जिस समय बॉल को फेंका गया उस समय ट्रेन की वेलोसिटी थी u और ट्रेन का एक्सेलरेशन था e। जैसी बॉल को फेंका, उसके बाद जिस बॉय ने बॉल को फेंका है उसे बॉल को कैच करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.15 मीटर आगे मूव करना पड़ा। कुशांक वर्मा, मुझे क्या डिस्कस कब करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। यू डोंट हैव राइट टू गिव मी एनी एडवाइस। ओके, आप ये मैसेज बार बार टाइप ना करें, ठीक है बेटा? वर्मा जी, अच्छी बात नहीं लगती है कि आप सर को ही बता रहे हैं कि सर को क्या डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दोस्ती आप खुद हैं, आप सर को गाइड मत करिए। सर को बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, ठीक है? आप जा सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं मीटिंग से, लेकिन आप मुझे मत बताइए कि मुझे जेईई एडवांस डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा कद्र करा करें, ठीक है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करें अपने फैकल्टीज का, उनको आप लोग ज्ञान ना दिया करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूं। मैं आपसे नहीं पूछता कि मुझे कब क्या डिस्कस करना है, ज्ञान देना शुरू कि ये डिस्कस कर दो, ये डिस्कस मत करो। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? देखो यहाँ पे बॉल को फेंका, अब देखो ये बॉल मूव करेगी, बॉल हवा में है और फाइनली गिरेगी। बॉल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? जो भी रेंज रही होगी उतना ट्रेवल किया होगा। मानते हैं इस बात को? जो भी इसकी रेंज रही होगी उसने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और आप ये बात जानते हैं कि रेंज क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू uy डिवाइडेड बाय g। क्या ये रेंज होगी बेटा? अब देखना इसका x कंपोनेंट क्या होगा। व्हाट इज x कंपोनेंट? देखो x कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 60 प्लस ट्रेन की वेलोसिटी। दिस इज द x कंपोनेंट, क्योंकि उस समय ट्रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या था? u था। और व्हाट इज द y कंपोनेंट? ये मैंने एक ट्रेन, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, चिंटू ने ट्रक से बॉल को फेंका था तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 60 प्लस u, याद करो। इसका y कंपोनेंट क्या होगा? 10 sin 60। तो देखो यहाँ पे x कंपोनेंट ये, y कंपोनेंट ये, ठीक है? ये आपकी रेंज होगी। लेकिन जब तक ये बॉल हवा में रहेगी तब तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन? क्या मैं बोल सकता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर?
तो देखो ग्राउंड फ्रेम में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ग्राउंड फ्रेम में बॉल कितना चलेगा, सॉरी बॉल ने, जिसने बॉय क्या बॉय मतलब वो लड़का कितना चलेगा ग्राउंड फ्रेम में, जितना ट्रेन ने चला वो प्लस वो खुद कितना आगे गया 1.15। ये बात समझ आ रही है? वो खुद कितना आगे गया 1.15 और ट्रेन कितना चली इतना। और पता है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रेंज के। और यहाँ पे टी क्या है, टी, ये वाला टी क्या है, टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि आपको प्रोजेक्टाइल की पता है जितनी देर बॉल हवा में रही इतनी देर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्योंकि बॉल को कैच करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन प्लस बॉय का डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर हम रेंज के कर सकते हैं। क्या क्लियर है आप लोगों को? क्या यहाँ से रेंज की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व किया जा सकता है बेटा? इसके आगे तो प्योर मैथमेटिक्स है। हाँ स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या हम इसको क्वेश्चन को ट्रेन के फ्रेम में कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन आप ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हैं वो आप किसी के भी फ्रेम में जाकर के कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 2 आंसर्स दिए हुए हैं, अगर आपने इसके आंसर्स चेक किए हो तो। देखो पहला आंसर तो बहुत आसानी से आ जाता है। अगर मैं ये मानूं कि ये 0.3 से इधर आ रहा है और ये 0.2 से इधर जा रहा है और ये वेलोसिटीज कांस्टेंट है, ये वेलोसिटीज क्या है, कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी 0.3, इसकी वेलोसिटी 0.2, अगर दोनों को मुलाकात करनी है तो इसके रिलेटिव इसको कितना चलना पड़ेगा 4 मीटर। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मान लो इसको मैं ए बोलूं और बेटा इसको अगर मैं बी बोलूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी, ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में क्या होगी, क्या 0.5 हो जाएगी? बस खत्म हो गया। डिस्टेंस कितना चलना है 4 डिवाइड बाय 0.5, आपका आंसर आ गया 8। एक्चुअली पहले जेई ने आंसर 8 ही दिया था, लेकिन क्या है ना इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी पता है? इसका दूसरा आंसर भी उनको देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि अगर ये आपका स्पेसशिप जो भी है, आपका जो भी रॉकेट है, ये अगर क्लोज है, क्लोज, और इस स्पेसशिप का एक्सेलरेशन आपने कितना दिया है 2, तो एक्चुअली पता है क्या होगा, जैसे तुमने इसको 0.3 से फेंका, इसको 0.2 से फेंका, तो तुम ये देखो कि रॉकेट का एक्सेलरेशन 2 है, तो हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो गलती क्या हुई, एक्चुअली में रॉकेट तेजी से मूव करेगा तो जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल इस रॉकेट के पीछे वाली सरफेस से टकरा जाएगा। देखो तुम आराम से लॉजिकली सोचो, इस पार्टिकल की स्पीड 0.3 है और इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो विद इन, अगर मैं आपसे पूछूं कि रॉकेट की स्पीड कितनी देर बाद 0.3 हो जाएगी, तो कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो उसके बाद क्या है ना, वो पार्टिकल इससे टकरा जाएगा और टकराने के बाद फिर वो पार्टिकल इस रॉकेट के साथ ही चलेगा, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं होगी, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, सॉरी उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसलिए उस जेई को 2 आंसर देने पड़े। पहला तो उन्होंने यही दिया, बहुत आसान, फिर उनको समझ में आया कि ये रॉकेट है वो पार्टिकल से टकरा जाएगा, तो उस केस में ये सवाल चेंज हो जाएगा। उसके लिए फिर आपका ये सवाल इस तरीके का हो जाएगा कि रिलेटिव डिस्टेंस 4 है, रिलेटिव वेलोसिटी 0.5 है, तो 0.5 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है, ठीक है। एक्चुअली में जेई वालों से गलती हो गई थी सवाल पूछने में, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो रॉकेट है वो पार्टिकल से टकरा जाएगा, ठीक है। और अब ये बात पहले उन्होंने ध्यान नहीं रखी, बाद में उनको रियलाइज हुई, तो उन्होंने 2 आंसर्स दे दिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो यही आंसर होगा 8 सेकंड, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि टकराने के बाद तो बहुत कुछ हो सकता है। टकराने के बाद तो ये भी हो सकता है कि पार्टिकल टकरा के भाग जाए, ये भी हो सकता है कि चिपक जाए। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को पूछने वाले से गलती होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3।
3 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखिएगा, बस इस सवाल को समझ लीजिए। ए की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 100√3 कितने पर? 30 डिग्री पर। बी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? पता नहीं। कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 500 मीटर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, मतलब ए जो है वो जस्ट बी से टच होते हुए चला गया, यही बोल सकता हूं जस्ट एस्केप करने का मतलब। ए और बी की जस्ट मुलाकात हुई। एक बात बताओ, कोलिजन की कंडीशन क्या हुआ करती थी? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन? कंडीशन ऑफ कोलिजन ये हुआ करती थी कि एक की वेलोसिटी दूसरे फ्रेम में क्या उसके अलोंग होनी चाहिए, और उसके अलोंग होने का मतलब ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों का y कंपोनेंट सेम होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। इसका y कंपोनेंट कितना होगा? 100√3 sin 30। इसका y कंपोनेंट कितना होगा? v sin 60। यहां से आपके पास v की वैल्यू आ गई 100। सवाल में क्या पूछा गया है कि कितने समय बाद मुलाकात होगी। एक बात बताओ, v अगर 100 आ गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 100 cos 60, या cos 60 की वैल्यू 1/2, क्या इसको मैं 50 ले लूं? और बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 100√3 cos 30, और cos 30 होता है √3/2। मेरे हिसाब से 150 आ रहा है। तो अलोंग द लाइन इसकी वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में 50, और बेटा इसकी वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में 150। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी? 150 माइनस 50, 100। होगी या नहीं होगी? एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना चलना है? 500। वेलोसिटी कितनी? 100। कितना टाइम लगेगा? 500/100। बीच में जो कहानी लिखी हुई है उसको मारो गोली। जेई में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो देखने में डरावने होते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है एडवांस में इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा, इजी क्वेश्चन ही आते हैं एडवांस में। ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है कि एडवांस में टफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम जैसे लोग कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाते, और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कभी टॉप रैंक ही नहीं ला पाते। जस्ट एक्सकेप कर रहा है, इसलिए मैंने कंडीशन ऑफ कोलिजन लगा दी है। जस्ट एक्सकेप करने का मतलब क्या हुआ? जस्ट टच करते हुए निकल गया। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट नहीं है? ओके, इसके आगे के 2 क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि वो क्वेश्चंस मुझे दिए हुए नहीं है। चलिए